चालू करें। आ जाओ। चलो एक मिनट। मैं डॉक्टर केसी सोनी। आज की इस व्याख्यान माला में अपना टॉपिक रहेगा HIV एन ओवरव्यू या एड्स एन ओवरव्यू। अभी चूंकि 1 दिसंबर को एड्स दिवस भी था, उस दिन ये फंक्शन ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए क्योंकि संडे था, और उसी व्याख्यान माला के सीरीज में आज ये व्याख्यान में डिस्कस करूंगा। एड्स इस शताब्दी का सबसे भयावह रोग है और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए एड्स अभी भी एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। 1981 में कैलिफोर्निया और लॉस एंजिलस में कुछ समलैंगिक व्यक्तियों में न्यूमोसाइटिस न्यूमोनिया नामक रोग देखा गया और डॉक्टरों ने इस रोग को कापोसी सार्कोमा का नाम दिया, क्योंकि उसमें HIV की डिस्कवरी हुई नहीं थी और डॉक्टर्स को यह पता भी नहीं था कि HIV वायरस के इन्फेक्शन से ये होता है क्या। तो इन्होंने इस न्यूमोसाइटिस न्यूमोनिया को कापोसी सार्कोमा के साथ संबंधित किया कि ये कापोसी सार्कोमा के कारण इस तरह के लक्षण है वो डेवलप हो रहे हैं। लेकिन 1983 में इस वायरस को रेट्रोवायरस के रूप में डिटेक्ट किया गया मनुष्य की T कोशिकाओं में। रेट्रोवायरस वो वायरस होते हैं जिसमें आनुवंशिक पदार्थ RNA होता है। रेट्रोवायरसेस आर दोज वायरसेस इन विच जेनेटिक मटेरियल इज RNA। 1983 में फिर पाश्चोर इंस्टीट्यूट्स में एक पेशेंट की लसिका गांठों में लिम्फ नोड में इस वायरस को परीक्षित किया गया और 1986 में इस वायरस का नाम HIV रखा, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, क्योंकि इस वायरस के संक्रमण से मनुष्य की प्रतिरक्षी क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। 1986 के बाद में इस वायरस के अनेक प्रभेद डिस्कवर हुए और जो जो वायरस के प्रभेद डिस्कवर हुए उनको अलग अलग नाम दे दिया गया, जिसमें HIV फर्स्ट है, HIV 0 है, HIV 6 है, HIV सेकंड है, और नित नए इसके नए नए प्रारूप जो है, नए नए प्रभेद या स्ट्रेन जो होते हैं वो धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं, क्योंकि ये वायरस अपनी प्लाज्मा झिल्ली की संरचना को हर रेप्लिकेशन के बाद में, हर साइकिल के बाद में चेंज कर लेता है। और उसी का मेन रिजल्ट ये है कि इस वायरस की अभी तक कोई कामगार मेडिसिन नहीं बनी है। जितने भी रेट्रोवायरस होते हैं जो संक्रामक रोग फैलाते हैं, भयावह रोग फैलाते हैं, उनको 2 श्रेणियों के अंदर जैसे डिवाइड किया गया है। एक श्रेणी में ट्रांसफॉर्मिंग वायरस है, दूसरी श्रेणी में साइटोपैथिक वायरस है। ट्रांसफॉर्मिंग वायरस जो होते हैं ये मनुष्य में कोशिकीय वृद्धि को प्रेरित करते हैं और अंत में उन कोशिकाओं में कैंसर डिजीज हो जाती है। जबकि साइटोपैथिक वायरस जो होते हैं ये कोशिकीय मृत्यु जो होती है, एपोप्टोसिस, सेल डेथ को प्रेरित करते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग वायरस में मुख्य जो वायरस आते हैं इस श्रेणी में बोवाइन ल्यूकेमिया वायरस, एवाइन टाइप C वायरस, मैमेलियन टाइप C वायरस, STLV फर्स्ट वायरस, STLV सेकंड वायरस, और साइटोपैथिक कैटेगरी में विष्णा वायरस है, ELAV वायरस है, CAEV वायरस है, FTV वायरस है, HIV फर्स्ट है, HIV सेकंड है, HIV 0 है और SIV है, सिमियन इम्यून वायरस। अब इस वायरस का एक तुलनात्मक अध्ययन जैसे अपन करें, HIV फर्स्ट जो होता है इसका मनुष्य में भी संक्रमण है, चिंपैंजी में भी इसका इन्फेक्शन है और पिग टेल मैकाक में भी इसका संक्रमण है, लेकिन मनुष्यों में एड्स के लक्षण प्रकट होते हैं, चिंपैंजी में एड्स के लक्षण प्रकट नहीं होते हैं और पिग टेल मैकाक में भी क्वेश्चन मार्क है। HIV सेकंड वायरस का इन्फेक्शन मनुष्यों में भी होता है, चिंपैंजी में भी होता है, रिसस मंकी में भी होता है, बैबून में भी होता है, लेकिन एड्स के लक्षण मनुष्य में डेवलप होते हैं, रिसस मंकी में डेवलप होते हैं, बैबून के अंदर डेवलप होते हैं। SIV और एजियम वायरस जो होता है इनका इन्फेक्शन अफ्रीकन ग्रीन मंकी में होता है, रिसस मंकी में होता है और एड्स के लक्षण रिसस मंकी में होते हैं। अब इस तुलनात्मक टेबल में आप देख रहे हो कि चिंपैंजी एकमात्र ऐसा जानवर है जिसकी बॉडी में HIV वायरस है।
HIV का इन्फेक्शन है, लेकिन उस चिंपैंजी में एड्स के लक्षण है वो प्रकट नहीं हो रहे हैं। इट मीन्स चिंपैंजी की प्रतिरोधी जो क्षमता है, इम्यून पावर है, वो सबसे ज्यादा जबरदस्त है। और भविष्य में यदि कोई मेडिसिन बनेगी या कोई वैक्सीन बनेगी या कोई एंटीबायोटिक्स या एंटीबॉडीज बनेगी, वो चिंपैंजी के जीन से ही बनेगी। तो चिंपैंजी को एज ए मॉडल, एज ए एक्सपेरिमेंटल मॉडल HIV के ट्रीटमेंट के लिए काम में ले सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि HIV वायरस की सबसे पहले उत्पत्ति कहां से हुई, कौन से कंट्री में हुई और कौन से कंट्री से ये पूरी दुनिया में फैला। तो अभी तक जो जितने भी पॉसिबल जो एविडेंसेज हैं रिसर्च की, उसकी बेसिस पे ये डिटेक्ट हुआ है कि HIV की जो ऑरिजिन है ये अफ्रीका से हुई है, सेंट्रल अफ्रीका से, और अफ्रीका से ये पूरी दुनिया के अंदर फैला है, क्योंकि अफ्रीका की बायोडाइवर्सिटी बहुत जबरदस्त है। अफ्रीका में जो प्राइमेट्स होते हैं, विशेषकर चिंपैंजी, गोरिल्ला, गिबन्स, ये वहां के जंगलों में बहुत ज्यादा संख्या में है और चिंपैंजी के साथ वहां पर फ्रेंडशिप भी है। तो चिंपैंजी से ये वायरस मनुष्य के शरीर में आया है। अब ये कैसे आया, इसके पॉसिबल कारण या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है या कोई सेक्सुअल कॉन्टेक्ट हो सकता है, लेकिन ऑरिजिन, एक्चुअल ऑरिजिन जो है HIV वायरस की वो अफ्रीका से है और अफ्रीका से ये पूरी दुनिया के अंदर ये फैला है। अब क्वेश्चन है कि क्या HIV और एड्स एक ही चीज है? HIV और एड्स एक ही चीज नहीं है। HIV का अर्थ है कि आपकी बॉडी में HIV वायरस का इन्फेक्शन हो गया, संक्रमण हो गया, आप HIV पॉजिटिव हो गए, लेकिन कोई जरूरी नहीं आपकी बॉडी में एड्स के लक्षण प्रकट हो, क्योंकि एड्स के लक्षण प्रकट होने में 15 से 20 साल लग जाते हैं और ये डिपेंड करता है उस मनुष्य का हेल्थ कैसा है, उस मनुष्य का इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है। यदि बच्चे का इम्यून सिस्टम बहुत दुर्बल प्रकार का है तो कई बार HIV वायरस के इन्फेक्शन के 5-7 साल बाद में ही एड्स के लक्षण प्रकट हो जाएंगे। यदि आपका हेल्थ अच्छा है, आपका इम्यून पावर अच्छा है, आपकी रेजिस्टेंट पावर अच्छी है, आपकी डाइट यदि हेल्दी है, आपका जेनेटिक मेकअप यदि सॉलिड है, तो HIV वायरस आपके शरीर में होते हुए भी एड्स के लक्षण प्रकट होने में 15 से 20 साल तक लगते हैं। और इसमें एक अमेरिकन हीरो है, बॉब नाम है उसका, और उस व्यक्ति ने एड्स का वो प्रचार प्रसार भी करता है। HIV पॉजिटिव है वो और पिछले 25 साल से वो मेडिसिन ले रहा है। उसको रोजाना करीब 80-85 टेबलेट लेनी पड़ती है, लेकिन वो एक मसल्स मैन है, उसकी बॉडी बहुत स्ट्रांग है और अभी भी वो सर्वाइव कर रहा है। तो HIV और एड्स एक ही चीज नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें। HIV यदि आपके शरीर में इन्फेक्शन है तो आप HIV पॉजिटिव हो, आपकी बॉडी में HIV वायरस नहीं है तो आप HIV नेगेटिव हो, लेकिन एड्स के लक्षण इन्फेक्शन के 10 से लेके 20 साल में प्रकट होते हैं और ये डिपेंड करेगा मनुष्य का हेल्थ कैसा है। हेल्थ खराब है तो लक्षण जल्दी प्रकट होंगे, हेल्थ अच्छा है तो एड्स के लक्षण धीरे धीरे प्रकट होंगे। अब इस वायरस की संरचना यदि देखें, नॉर्मल वायरस में आप जानते हो कि सभी वायरस का जो केंद्रीय भाग होता है, कोर पार्ट, उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। अब यहाँ पर चूंकि ये रेट्रोवायरस है इसलिए इसमें आनुवंशिक पदार्थ RNA होगा, DNA नहीं होगा, लेकिन इस वायरस में RNA से DNA बनाने की कैपेसिटी है। इस जेनेटिक मटेरियल के चारों ओर फिर प्रोटीन की यूनिट्स होती है, प्रोटीन यूनिट के सबसे बाहर फिर प्लाज्मा झिल्ली का आवरण होता है। ये ऐसा वायरस है जिसमें जेनेटिक मटेरियल है, उसके बाद कैप्सिड है, कैप्सिड के बाद प्लाज्मा झिल्ली है। ये प्लाज्मा झिल्ली उस सेल की होगी जिसमें इसका संक्रमण हो रहा है। मान लो टी लिम्फोसाइट में इसका इन्फेक्शन हुआ तो इस वायरस के चारों ओर टी लिम्फोसाइट की झिल्ली इसके अंदर समाहित हो जाएगी। यदि मैक्रोफेज सेल में इसका इन्फेक्शन हो रहा है तो मैक्रोफेज की प्लाज्मा झिल्ली इसमें समाहित हो जाएगी और इस प्लाज्मा झिल्ली में HIV वायरस का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसमें 2 स्पेशल प्रोटीन्स भी पाई जाती है, जिसमें एक तो है GP120, GP120 और दूसरी प्रोटीन है GP41। ये दोनों ही प्रोटीन्स एक तरह के ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं और रिसेप्टर्स के रूप में काम करती है। वायरस का जब इन्फेक्शन होता है तो प्लाज्मा झिल्ली के रिसेप्टर से बंधन में इन प्रोटीन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ये एक फिगर है जैसे HIV वायरस का, इसमें आप देख रहे हो बीच में इसका एक क्रॉस सेक्शन का फिगर और है। इस फिगर में आप देख रहे हो बीच में ये जेनेटिक में दिखाए RNA, ये कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम करेगी, RNA से DNA बनाएगी। इसके चारों ओर ये प्रोटीन्स का आवरण है जो कैप्सिड के इक्विवेलेंट होता है और सबसे बाहर ये प्लाज्मा झिल्ली है और प्लाज्मा झिल्ली में ये
जीपी प्रोटीन्स हैं जो इसके लिए एक रिसेप्टर्स का काम करेंगे। तो ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर है। और वायरस से ये टोटली भिन्न है, क्योंकि बाकी वायरस होते हैं उसमें कैप्सिड्स का आवरण मिलेगा, कैप्सिड्स में कैप्सोमियर होती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन का आवरण उनमें नहीं पाया जाएगा। इस वायरस में सबसे बाद सेल मेम्ब्रेन, उसके नीचे कैप्सिड्स, उसके नीचे फिर इसका जेनेटिक मटेरियल जो आरएनए होता है वो प्रेजेंट होता है। अब इसकी लाइफ साइकिल के बारे में यदि चर्चा करें, एचआईवी इन्फेक्शन के बाद में पूरी लाइफ साइकिल इसकी 3 पदों में संपन्न होती है। सबसे पहले एचआईवी वायरस कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा। प्रवेश करने के बाद में वायरस का जो आरएनए होता है वो होस्ट सेल की मशीनरी को अपने कंट्रोल में ले लेगा, विशेषकर होस्ट सेल का जेनेटिक मटेरियल, होस्ट सेल का एमिनो एसिड पूल, होस्ट सेल के राइबोसोम्स, उन सभी को ये अपने अंडर में ले लेगा और फिर अपने अकॉर्डिंग ये प्रोटीन्स का संश्लेषण करता है, अपने अकॉर्डिंग आरएनए डीएनए बनाता है और लास्ट में इनकी डॉटर जनरेशंस बनती है। लेकिन इस वायरस में होस्ट सेल है वो रप्चर नहीं होती है, होस्ट सेल फटती नहीं है, यानी लाइसोजेनिक टाइप का इसका एक्सप्रेशन होता है। लेकिन कुछ केस में होस्ट सेल है वो रप्चर हो जाती है और उस केस में डॉटर वायरस जो होते हैं वो जिस तरह बैक्टीरियोफेज वायरस रिलीज होते हैं बैक्टीरिया से, उसी तरह वो निर्मुक्त होंगे। लेकिन 99% केस में होस्ट सेल है वो रप्चर नहीं होती है, डैमेज नहीं होती है, उसके अंदर बडिंग का प्रोसेस होता है। होस्ट सेल में बडिंग होगी, बडिंग होती जाएगी, एक एक डॉटर वायरस जो होते हैं वो एक एक रिलीज हो जाते हैं और सेल मेम्ब्रेन के द्वारा वो आवृत हो जाते हैं। हाँ, इसका फिगर जैसे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। हाँ, ये इसकी लाइफ साइकिल का जैसे फिगर है। ये वायरस सबसे पहले होस्ट सेल कौन सी होगी, इसके लिए पर्टिकुलर रिसेप्टर प्रोटीन होता है CD4। तो जिन कोशिकाओं में CD4 प्रोटीन्स होगा उन कोशिकाओं में इस वायरस का इन्फेक्शन होता है। CD4 प्रोटीन अपनी बॉडी में T4 लिम्फोसाइट्स में मिलता है, ब्रेन की ग्लियल सेल्स में मिलता है, त्वचा की जो लैगरेंज सेल्स होती है उसके अंदर मिलता है, मैक्रोफेज कोशिकाओं में मिलता है, शुक्राणु के अंदर मिलता है। तो अपनी बॉडी में कई तरह की कोशिकाएं हैं जिसमें इस वायरस का रिसेप्टर होते हैं, जिसमें ग्लियल सेल्स हैं, मैक्रोफेज सेल्स हैं, त्वचा की लैगरेंज कोशिकाएं हैं, शुक्राणु हैं। इसके अलावा मेमरी ग्लैंड से जो मिल्क निकलता है उस मिल्क में भी कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं में भी सेल्स के रिसेप्टर्स होते हैं। तो जिन कोशिकाओं में CD4 प्रोटीन्स प्रेजेंट होगा उन कोशिकाओं में इस वायरस का इन्फेक्शन होता है। सबसे पहले ये वायरस होस्ट सेल की प्लाज्मा झिल्ली के साथ अटैच होगा। अटैच होने के बाद में इसका जेनेटिक मटेरियल यानी इसका आरएनए होस्ट सेल के अंदर प्रवेश करेगा और फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा ये आरएनए डीएनए बनाता है, अपनी आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होस्ट डीएनए के साथ अटैच हो जाएगा और उनकी उस डीएनए में फिर इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, एमआरएनए बनेगा, उस एमआरएनए फिर ट्रांसलेशन होता है, उसमें प्रोटीन्स बनती है और उन प्रोटीन से कैप्सिड यूनिट्स बनती है। फिर ये अपने अकॉर्डिंग असेंबली करेगा और डॉटर वायरस बनते हैं। ये डॉटर वायरस होस्ट सेल से बडिंग के द्वारा एक एक करके रिलीज होते जाते हैं और फिर वो नई कोशिकाओं पर अटैक करते हैं। इस तरह ये इसकी लाइफ साइकिल का जैसे फ्लो चार्ट इसमें दिखाया है। ये एक स्कैनिंग जैसे डायग्राम आप देख रहे हो। इस डायग्राम में मैक्रोफेज सेल्स हैं और रेड कलर के जो स्पॉट दिखाए हैं ये एचआईवी वायरस है। हाँ, इस वायरस के पूरे जीनोटाइप का भी डिस्कवरी हो गई है। इसके अंदर टोटल 9 जीन अभी तक डिस्कवर हुए हैं एचआईवी वायरस में, जिसमें मुख्य जीन्स है गैग, ENV, पॉल, VIF, UPR, TAT, REV, NEF और सेकंड NEF। ये जो जीन्स हैं पर्टिकुलर प्रोटीन्स बनाते हैं। जैसे गैग जीन है ये P17, P24, P9, P7 प्रोटीन्स बनाता है। ENV जीन जो होता है ये GP41 और GP120 प्रोटीन्स बनाता है। पॉल जीन P64, P51, P10 और P32 प्रोटीन्स बनाता है। VIF जीन P23 प्रोटीन्स बनाता है। UPR P15 प्रोटीन्स बनाता है। TAT जीन P14 प्रोटीन्स बनाता है। REV P9 प्रोटीन्स बनाता है।
निफ्जिन P27 प्रोटीन्स बनाता है और हर प्रोटीन्स का अपना अलग अलग मकसद है, अलग अलग इसके कार्य है। कुछ प्रोटीन्स एंजाइम्स का काम करेंगे, कुछ प्रोटीन्स आगे चलकर कैप्सोमियर्स की फॉर्मेशंस करेंगे और डॉटर जनरेशन जब बन जाती है तो ये वायरस होस्ट सेल के द्वारा रिलीज हो जाते हैं और फिर वो नई कोशिकाएं जो होती है उसके ऊपर ये आक्रमण करता है। अब इसका जेनेटिक वेरिएशन जो है, क्योंकि हर संतति के बाद में जो डॉटर वायरस जो बनेंगे उन डॉटर वायरस की संरचना टोटली चेंज हो जाती है। तो बाई चांस कोई वैक्सीन बन भी गई, कोई मेडिसिन बन भी गई, तो वो मेडिसिन उस पर्टिकुलर वायरस के लिए ही काम करती है, दूसरे वायरस के लिए काम नहीं करती है। क्योंकि हर जनरेशन के बाद में नया जो डॉटर वायरस बनेगा उसकी जो सरफेस प्रॉपर्टीज होती है वो टोटली चेंज हो जाती है। इसलिए इस वायरस की वैक्सीन बनने में सबसे बड़ी समस्या यही है, क्योंकि ये हर पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी संरचना परिवर्तित कर लेता है और पहले जो मेडिसिन आपने बनाई या डिजाइन की वो मेडिसिन डॉटर वायरस के ऊपर काम नहीं करेगी, उसके लिए फिर नई तरह की मेडिसिन है वो इजाद करो। लेकिन साइंटिस्ट इस दिशा में प्रयासरत हैं और संभवतः बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा इसकी वैक्सीन आने वाले 4-5 साल के अंदर मार्केट में आ जाएगी। इसके ओरिजिन के बारे में जैसे मैंने आपको बता चुका हूं, HIV वायरस की ओरिजिन अफ्रीका से हुई है और अफ्रीका से ये फिर पूरी दुनिया के अंदर ये फैला है। अब पूरी दुनिया में इस वायरस के संक्रमण का जो तरीका है वो 3 टाइप का हो सकता है, क्योंकि कुछ कंट्रीज में समलैंगिक आदमी है, कुछ कंट्री में विषम लैंगिक आदमी है, कुछ कंट्रीज में पॉलीएंट्री होती है जिसमें एक वाइफ है, हस्बैंड कई होते हैं, कुछ कंट्रीज में पॉलीगाइनी का भी पैटर्न होता है और इस तरह की जब विकृतियां होती है तो ये वायरस बहुत जल्दी फैलता है, क्योंकि इसके फैलने का मुख्य कारण जो है वो समलैंगिकता होती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है या फिर रक्त के थ्रू इसका ट्रांसमिशन होता है। पैटर्न फर्स्ट जो है इसका फैलने का, ये इन कंट्रीज में मैक्सिमम व्यक्ति हैं वो होमोसेक्सुअल्स हैं या लेस्बियंस हैं, समलैंगिक महिलाएं जो होती है, और आईवी ड्रग यूजर्स, इंट्रावीनस ड्रग यूजर्स जो रोजाना नशे की औषधियां लेते हैं और खुद ही इंजेक्शन के द्वारा इन मेडिसिन को अपने ब्लड में वो चढ़ाते हैं। और ऐसे आदमियों का ग्रुप होता है 50-60 आदमियों का, और वो नीडल को फिर क्या स्टरलाइज नहीं करते हैं। एक आदमी ने ड्रग अपने ब्लड में चढ़ाई, उसी इंजेक्शन से दूसरे आदमी ने ब्लड में ड्रग चढ़ा ली। अब नीडल को स्टरलाइज नहीं करेंगे तो ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर फिर ट्रांसमिट होता है। और पहली पैटर्न जो है फैलने का, ये मुख्य रूप से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये ऐसे कंट्री हैं जहां पर समलैंगिकता बहुत ज्यादा है, 30% के आसपास। सेकंड पैटर्न जो इसके फैलने का वो हिट्रोसेक्सुअल पैटर्न्स है। हिट्रोसेक्सुअल में सेंट्रल अफ्रीका है, नॉर्थ अफ्रीका है और कुछ पार्ट दक्षिण अमेरिका का है। तीसरा जो पैटर्न है वो मिक्स टाइप का है, इसमें अपना एशियन महाद्वीप जैसे आएगा, यहाँ पर होमोसेक्सुअल भी है, हिट्रोसेक्सुअल भी है, बाइसेक्सुअल्स भी है, पॉलीएंट्री भी है, पॉलीगाइनी भी है। मिक्स पैटर्न की यहाँ पर ह्यूमन कम्युनिटी है और इस पैटर्न में मुख्य रूप से ईस्टर्न यूरोप, मिडिल ईस्ट एशिया और पैसिफिक रीजन, इन कंट्रीज में इसका ये प्रसार है। तो पूरी दुनिया में 3 पैटर्न है इसके फैलने के, पैटर्न फर्स्ट, पैटर्न सेकंड और पैटर्न थर्ड। ये पूरे वर्ल्ड का जैसे मैप है इसमें आप देख रहे हो, पैटर्न फर्स्ट में कौन कौन से कंट्रीज हैं, पैटर्न सेकंड में कौन से कंट्रीज हैं, पैटर्न थर्ड में कौन से कंट्रीज हैं। अपना इंडिया है ये मिक्स पैटर्न में आता है, ब्लैक कलर में जो दिखाया है इसके अंदर पूरा इंडिया आ गया, एशिया आ गया है, अफ्रीका का कुछ पार्ट है, इधर ये न्यूजीलैंड है, ये मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इन कंट्रीज के अंदर मिक्स पैटर्न है इसका इनहेरिटेंस का। अब सर्वे करके यदि देखें अपने इंडिया के संदर्भ में, भारत में करीब 16% जो एड्स पेशेंट है वो 15 वर्ष से कम उम्र के हैं। 42% मनुष्य 15 से 24 वर्ष की एज के हैं। 42% एड्स पेशेंट 25 वर्ष से ऊपर की एज में है। अब इस पाई चार्ट में आप देख रहे हो 42 और 16, 58% HIV पेशेंट हैं वो 24 साल से कम उम्र के हैं। और किसी भी कंट्री की जो राइजिंग होती है, किसी भी कंट्री की जो प्रोग्रेस होती है वो उसके यूथ के ऊपर डिपेंड करती है। और ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत की युवा पीढ़ी इस रोग से गिरफ्त में आ रही है बहुत जल्दी।
भारत में कई सिटी ऐसे हैं जो हब बन चुके हैं एड्स के, विशेषकर जिसमें पूना है, अपने राजस्थान में भरतपुर एरिया है, पुष्कर का एरिया है, आप साउथ में चली जाओ केरला है, क्यों ये कोस्टल एरिया है ज्यादातर, और वहां पर फॉरेनर्स लोग आते हैं, वहां पर स्वच्छंद माहौल होता है, सेक्सुअलिटी वहां पर खुलेआम होती है, और वहां पर ये HIV के फैलने का एक बहुत मेन बड़ा अड्डा है, और नित नए रोजाना पेशेंट आते रहते हैं। अपने चूरू डिस्ट्रिक्ट में भी ऑन रोड करिए ऑन रिकॉर्ड लगभग 750 पेशेंट भर्ती हॉस्पिटल में रिकॉर्ड है, जिनको हर महीने इनका जो डॉट सेंटर होता है उनसे मेडिसिन को सप्लाई होती है। ये तो वो आंकड़े हैं जो कागजों में है, लेकिन कागजों के पीछे हकीकत हो ज्यादा है, और मेरे ख्याल से पूरे चूरू डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा भी नहीं तो भी 7-8 हजार HIV पेशेंट कम से कम होंगे, क्योंकि कुछ मनुष्य शर्म के मारे डिटेक्ट नहीं कराते हैं, ब्लड टेस्ट नहीं कराते हैं, हॉस्पिटल्स नहीं आते हैं, घर में नहीं बताते हैं, कोई चर्चा नहीं करते हैं। तो 6 से 7 हजार ऐसे पेशेंट हैं जो हिडन है, पर्दे के पीछे है, HIV पॉजिटिव है, लेकिन वो किसी सामाजिक बंधन के कारण, शर्म के कारण हॉस्पिटल आने से वो कतराते हैं, टेस्ट करने से वो कतराते हैं। अब HIV के लक्षण क्या होंगे, क्योंकि एड्स के लक्षण है वो तो 15-20 साल बाद में डेवलप होंगे। स्टार्टिंग में जब HIV का इन्फेक्शन हो गया, शरीर में HIV का संक्रमण हो गया, तो सबसे पहले जो लक्षण होंगे 3-4 महीने बाद में, उन लक्षणों में जैसे सामान्य बुखार रहेगी, नॉर्मल फीवर, कोराइजा हो जाता है, सर्दी जुकाम, ब्रोंकाइटिस हो जाती है, कफ का बनना, खांसी का बनना, स्टोमक फ्लू, आमाशय के अंदर बुखार हो जाएगी, न्यूमोनिया हो जाता है, मसल फटीग्स, मांसपेशियां थकी हुई महसूस होगी, वेट लॉस, शरीर का वजन कम हो जाता है, और स्वेलिंग इन लिम्फ ग्लैंड्स, लसिका ग्रंथियों में सोजन आ जाती है। लेकिन ये जो सिम्टम्स हैं ये ज्यादा स्थायी नहीं होते हैं, ये इनिशियल सिम्टम्स हैं, और 1.5-2 साल बाद में ये लक्षण प्रोलॉन्ग चलेंगे, तो 1.5-2 साल बाद में फिर उस व्यक्ति में न्यूमोनिया का लक्षण है वो पैदा हो जाएगा, फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा बॉडी में, शरीर में कहीं कोई घाव हो गया, वो घाव जल्दी भरता नहीं है, क्रॉनिक डायरिया हो जाता है, उल्टी दस्त लगना, कैंसर की स्थिति भी आ सकती है, एनसेफेलाइटिस हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, जिसको ब्रेन फीवर भी बोलते हैं, दिमागी बुखार, और धीरे धीरे शरीर के जो ऑर्गेन्स हैं उनका क्षय होना प्रारंभ हो जाता है, डिके होना प्रारंभ हो जाता है, जिसे मुख्य रूप से फेफड़े हैं, फेफड़े धीरे धीरे डिके हो जाएंगे, ब्रेन धीरे धीरे डिके होगा, लिवर धीरे धीरे डैमेज होगा, और इंटेस्टाइन है वो धीरे धीरे डैमेज होगी। तो अर्ली सिम्टम्स और लेट सिम्टम्स। अब HIV का जब संक्रमण होगा तो शरीर का इम्यून सिस्टम बहुत दुर्बल हो जाता है, और इम्यून सिस्टम है आपकी बॉडी की पूरी तरह से प्रोटेक्शन करता है। अब इम्यून सिस्टम जब दुर्बल हो जाएगा, आपके शरीर में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, आपके शरीर में वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, आपके शरीर में फंजाई का इन्फेक्शन हो सकता है, आपके शरीर में प्रोटोजोन्स का इन्फेक्शन हो सकता है। इनको अवसरवादी संक्रमण बोलते हैं, क्योंकि शरीर की बॉर्डर लाइन सिक्योरिटी जब कमजोर होगी, उसमें अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज जो होती है वो डेवलप होती है, और बैक्टीरियल रोगों में मुख्य रूप से ट्यूबरकुलोसिस ये डेवलप होता है। ट्यूबरकुलोसिस पहले फेफड़ों में होगा, उसके बाद में हड्डियों में होता है, बोन टीबी जिसको बोलते हैं, इसके बाद में न्यूमोनिया रोग ये डेवलप होता है। वायरस के इन्फेक्शन में मुख्य रूप से सार्कोमा, कापोसी सार्कोमा, ये एक तरह का मांसपेशियों का कैंसर है, मांसपेशियों में गांठें बन जाती है, पूरी त्वचा में छोटी छोटी गांठें बन जाती है। हर्पीज वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है, हर्पीज आजकल इन दिनों बहुत फैल रहा है, और इन्फ्लुएंजा हो सकता है, फ्लू जिसको बोलते हैं। पैरासिटिक डिजीज में न्यूमोसाइटिस कार्सिनाई का संक्रमण मुख्य रूप से होता है। फंगल इन्फेक्शन में कैंडिडा का मुख्य रूप से संक्रमण होगा, और क्रिप्टोकोकस का संक्रमण होगा। तो ये सारी अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज है। जब भी आपकी बॉर्डर लाइन सिक्योरिटी, बॉर्डर लाइन डिफेंस कमजोर हो जाएगा, अवसरवादी संक्रमण मनुष्य के अंदर बढ़ जाते हैं, और ये संक्रमण बैक्टीरिया के द्वारा भी हो सकते हैं, वायरस के द्वारा भी हो सकते हैं, परजीवी के द्वारा भी हो सकते हैं, और कवक के द्वारा, फंजाई के द्वारा भी हो सकते हैं। ये कुछ फिगर्स आप देख रहे हो, ये HIV पेशेंट्स हैं, और इसकी जीभ में फंजाई का इन्फेक्शन है, और आप देख रहे हो इसकी जीभ एकदम फटी फटी है, और जीभ के ऊपर फंजाई की कॉलोनी बनी हुई है स्पॉट्स की। ये भी एक HIV पेशेंट्स की जीभ है, और इसकी जीभ पे आप देख रहे हो काले काले स्पॉट है, ये डेवलप हो रहे हैं फंगल इन्फेक्शन के कारण।
हाँ, ये एक HIV पेशेंट है और इसमें गले में कैंसर हो गया, दांतों के अंदर, मसूड़ों के अंदर। हाँ, इसके पेशेंट में आते हैं कि त्वचा के ऊपर ये छोटे छोटे छाले हो जाते हैं खून से भरे हुए, और धीरे धीरे इनके अंदर मवाद भर जाती है और लास्ट में ये स्किन कैंसर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पूरी बॉडी में, छाती में, पीठ में, हाथों में, पैरों में इस तरह के कम से कम 10 से 20 हजार छोटी छोटी चकतियां, ब्लड की चकतियां डेवलप हो जाती है। ये मवाद से भर जाएगी और लास्ट में इनमें स्किन कैंसर हो जाएगा। ये एक HIV लड़की है, आप देख रहे हो इसके चेहरे में कितनी जबरदस्त स्वेलिंग है। ये एड्स के लास्ट स्टेज के लक्षण है सारे। ये भी दांतों में कैंसर दिखाया, मसूड़ों में दिखाया, जबड़े में दिखाया, तालू में दिखाया है। कई बार ऐसे व्यक्तियों की पीठ के ऊपर छोटे फफोलेदार छोटे छोटे नोड्स बन जाते हैं, जिस तरह मक्की को अपन सेकते हैं तेज आंच में, पॉपकॉर्न जिसको बोलते हैं, तो पॉपकॉर्न टाइप के व्हाइट व्हाइट पीठ के ऊपर जो है वो छोटे छोटे चकते जो होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। ये घुटने का कैंसर दिखाया, घुटनों में कैंसर होगा, जहां भी हड्डियों के जॉइंट्स जहां भी होंगे, चाहे वो एल्बो का जॉइंट हो, चाहे नी जॉइंट हो, चाहे फिंगर के जॉइंट्स हो, इन जॉइंट के ऊपर कैंसर की संभावना मैक्सिमम रहती है। ये स्किन कैंसर का है लास्ट फेज। लास्ट में पूरी स्किन एकदम गल जाएगी, मवाद ही मवाद हो जाएगी, पूरे कमरा है वो एकदम दुर्गंध से भर जाता है, घर में रहना मुश्किल हो जाता है, इस तरह की दुर्गति होती है। अब एड्स के जो स्टेजेस हैं, ये तो HIV का पार्ट जैसे कंप्लीट हुआ, अब अपना सेकंड पार्ट एड्स पे रहेगा और उसके बाद में फिर इसमें 3 बातें अपन डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीजें हैं जिनको प्रमोट करना चाहिए, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको उपेक्षित करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, और एड्स के बारे में कई तरह की भ्रांतियां भी है, उन भ्रांतियों भी हम डिस्कस करेंगे। अब HIV पेशेंट घर में डेवलप हो गया तो उसको मैनेज भी करना है। ये नहीं कि आपके घर में HIV पॉजिटिव कोई लड़का है, लड़की है तो उसको आप डिस्कार्ड कर दो, उसकी अपेक्षा करनी स्टार्ट कर दो, उसके साथ भी सिंपैथी बहुत जरूरी है। एड्स की जो स्टेजेस है, ये 3 मेन प्रावस्थाएं हैं इसमें लक्षण डेवलप होने की। सबसे पहली जो है इसको एक्यूट फेज बोलेंगे, सेकंड जो प्रावस्था है ये क्रॉनिक फेज है, और लास्ट की जो अंतिम स्टेज होती है इसको क्राइसिस स्टेज बोलते हैं। पहली जो अवस्था है ये कुछ सप्ताह से लेकर कुछ महीनों तक हो सकती है और इस दौरान बुखार रहेगी, एंटीबॉडीज भी शरीर के अंदर बनती रहेगी और मनुष्य को पता ही नहीं चलता है कि मैं HIV पॉजिटिव हूं क्या। क्रॉनिक फेज है ये 5 से 6 साल तक चलती है। इस दौरान कुछ पैथोजेनिक चेंजेस देखने को मिलते हैं और पेशेंट है वो महसूस करता है कि मुझे थकावट महसूस हो रही है, मेरी बॉडी में दर्द रहता है, मेरे घाव नहीं भरता है, इस तरह की शिकायत करता है। तो ये इसका सेकंड पार्ट है क्रॉनिक फेज। और थर्ड फेज के अंदर फिर CD4 जो T4 लिम्फोसाइट होती है उनकी संख्या कम हो जाएगी। अपनी बॉडी में T4 और T8 दो तरह की लिम्फोसाइट है, इनका रेशियो 2:1 होता है। लेकिन जब HIV का इन्फेक्शन हो जाएगा तो T4 और T8 का रेशियो 1:2 हो जाएगा, क्योंकि T4 लिम्फोसाइट की संख्या कम हो जाती है और अवसरवादी संक्रमण होते हैं उनकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये प्राइमरी स्टेज है, इसमें आप देख रहे हो फ्लू लाइक, ये 6 सप्ताह तक लगभग रहेगी, किसी प्रकार के कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। सेकंड जो फेज है ये एसिम्प्टोमेटिक है, कोई सिम्टम्स यहां पर प्रकट नहीं होंगे और ये अवस्था 10 साल तक चल सकती है। तीसरी जो फेज है वो सिम्प्टोमेटिक फेज है, इसमें होने वाले जो लक्षण है वो मंद प्रकार के होते हैं, प्रतिरक्षी तंत्र धीरे धीरे डिग्रेड होने लग जाता है और अवसरवादी संक्रमण बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं और लास्ट में कैंसर भी डेवलप हो जाता है। और लास्ट जो फाइनल स्टेज है उसके अंदर एड्स के लक्षण प्रकट हो जाएंगे, पूरा प्रतिरक्षी तंत्र मनुष्य का कमजोर हो जाएगा और लास्ट में ऐसे व्यक्तियों की फिर धीरे धीरे तड़प के इनकी फिर डेथ होती है। ये एक फादर है और इसकी बच्ची है, ये HIV पॉजिटिव है क्योंकि प्लेसेंटा के थ्रू इनको HIV वायरस मिला है। ये एक केरला के फोटो है, मदर है, इसके बच्चे के एड्स है और डेथ बेड पे है। ये भी एड्स पेशेंट है, डेथ बेड के ऊपर है। ये भी HIV पेशेंट है लास्ट स्टेज में। ये HIV पेशेंट मर गया है और इसमें आप देख लो हड्डियां कितनी कमजोर हो गई है, पूरी पसलियां इनकी देखने लग रही है। और इसमें मान लीजिए 100 किलो का आदमी हो और HIV से जब इसकी डेथ होगी तो लास्ट में इसका वजन मुश्किल से 20-25 किलो तक डाउन हो जाता है।
अब इसका निदान कैसे करेंगे? डायग्नोसिस में WBC की काउंटिंग करता है। एक हेल्दी पर्सन में WBC 6000 से 8000 तक होनी चाहिए। यदि WBC की संख्या 2000 तक आ जाती है, इसका मतलब HIV की संभावना हो सकती है। ये कोई जरूरी नहीं है HIV हो, और कोई वायरस का इन्फेक्शन भी हो सकता है। T4 और T8 लिम्फोसाइट का जो अनुपात, पहले जो 2:1 होता था, वो अनुपात अब चेंज हो जाएगा 1:2। T4 लिम्फोसाइट की संख्या यहां पर कम हो जाएगी। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाती है। ब्लड में एंटीबॉडी G और एंटीबॉडी A, इनका लेवल बढ़ जाता है। त्वचा में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो अपन एलर्जी टेस्ट करते हैं स्किन के ऊपर एलर्जन से, तो CMI है, ये रिड्यूस हो जाती है। और एलाइजा टेस्ट के द्वारा इसका अपन निदान कर सकते हैं, डायग्नोसिस। वेस्टर्न ब्लॉटिंग के द्वारा कर सकते हैं, साउथर्न ब्लॉटिंग के द्वारा कर सकते हैं, फिल्टर हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा कर सकते हैं, DNA एप्लीफिकेशंस के द्वारा कर सकते हैं, इन सीटू हाइब्रिडाइजेशंस के द्वारा कर सकते हैं, PCR टेक्निक के द्वारा भी इसका डिटेक्शन कर सकते हैं। लेकिन मेनली इसमें एलाइजा और वेस्टर्न ब्लॉटिंग हॉस्पिटल्स में ये टेक्निक यूज में आती है, क्योंकि बाकी टेक्निक है वो कॉस्टली भी है। क्योंकि एक नॉर्मल टेस्ट करो तो कम से कम 2,500 से 3,000 रुपये का खर्चा है, और नॉर्मल हॉस्पिटल्स में ये एलाइजा, वेस्टर्न ब्लॉटिंग या ये टेस्टिंग होती है इसके पहचान के लिए, डायग्नोसिस के लिए। अभी एड्स के बारे में कई तरह की भ्रांतियां हैं, इसमें कई तरह की मिथ है, और इसको मैं फोटोग्राफी पिक्चर्स के द्वारा जैसे एक्सप्लेन करूंगा। एड्स पेशेंट से हाथ मिलाने से एड्स नहीं फैलता है। हैंड शेकिंग भ्रांतियां थी कि HIV पेशेंट है, इसे हाथ मिले लाओ, कोई नो प्रॉब्लम, आप हाथ मिलाइए आराम से। गले मिलने से HIV नहीं होता है। ये अपने इंडियन है रिचर्ड गैर, और ये फिल्म हीरोइन है ये शिल्पा शेट्टी। गुजरात के एक एनुअल प्रोग्राम में इनका गले मिलने का सीन है। स्विमिंग पूल में एक साथ नहाने से एड्स नहीं फैलता है। टेलीफोन पर बातचीत करने से एड्स नहीं फैलता है। लेकिन सर्दी जुकाम के वायरस मोबाइल के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू स्प्रेड होते हैं। HIV वायरस टेलीफोन से बात करने से स्प्रेड नहीं होगा। छींकने से एड्स के वायरस नहीं फैलेंगे, लेकिन सर्दी जुकाम फैलेगी। आपके यदि जुकाम है तो आपके घर में हर मेंबर के धीरे धीरे जुकाम हो जाएगी, क्योंकि आदमी जब छींकता है तो ये फोर्सफुल एक्सपायरेशन है, और एक बार छींकता है तो उसमें कम से कम 1 लाख से लेकर 10 लाख तक वायरस हैं, वो हवा के अंदर रिलीज होते हैं। ये आप देख लो टाइम लैप्स फोटोग्राफी, एक आदमी छींक रहा है और छींकने से इसके माउथ से आप देख लो नाक से कितने वायरस हैं या इन्फेक्शन एजेंट है वो रिलीज हो रहे हैं। मच्छरों के काटने से एड्स नहीं फैलेगा। इसका मेन कारण क्या है कि मच्छर ने मान ली किसी HIV पेशेंट का ब्लड चूस लिया, तो इसकी प्लाज्मा झिल्ली मच्छर के अंदर डाइजेस्ट हो जाएगी, लेकिन मच्छरों की जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में CD4 प्रोटीन्स नहीं होता है। CD4 प्रोटीन्स नहीं होता है तो HIV की लाइफ साइकिल मच्छर के अंदर संपादित नहीं होती है। इसलिए एक मच्छर HIV पेशेंट को काट के किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को भी काटता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। हाँ, एक साथ भोजन करने से, ग्रुप डिनर से एड्स नहीं फैलता है। आप HIV पेशेंट के साथ खाना खाओ, नो प्रॉब्लम। पास पास बैठने से एड्स नहीं फैलता है। हाँ, गालों को चूमने से एड्स नहीं फैलता है। हाँ, चूमने से प्यार फैलता है, एड्स नहीं, ये कोटेशन है। एड्स पेशेंट को छूने से एड्स नहीं फैलता है। हाँ, पब्लिक यूरिनल्स को यूज करने से एड्स नहीं फैलता है। हाँ, ये तो कुछ भ्रांतियों के बारे में एस्पेक्ट्स थी। हाँ, अभी इसके 2 पार्ट और हैं। कुछ ऐसे एस्पेक्ट हैं जिनको नहीं करना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए, और कुछ ऐसे एस्पेक्ट हैं जिनको हमेशा प्रमोट करना चाहिए। तो पहले मैं ये डिस्कस करूंगा ऑलवेज अवॉइड्स। आप इन चीजों को हमेशा अवॉइड करें, इनको नेग्लेक्ट करें। एक से ज्यादा पार्टनर के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं रखें। कॉल गर्ल्स और कॉल बॉयज इनके पास नहीं जाएं। यदि महिला HIV पॉजिटिव है तो वो गर्भ धारण नहीं करे। शरीर के ऊपर कोई कटा हुआ घाव है, वहां से इस वायरस के संक्रमण होने की बहुत पूरी संभावनाएं रहती है। इसलिए बॉडी में कहीं भी चोट हो, डैमेज हो, घाव हो, उस घाव को हमेशा ढक के रखें। कई बार सामाजिक रीति रिवाजों में एक ही तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज में लिया जाता है। जैसे पुराने जमाने में घरों में जब भी
बच्चा पैदा होता तो उसकी नाड़ काटते थे, अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है, और अम्बिलिकल कॉर्ड को काटने में एक ही पुराना चाकू, वही चाकू काम में आ रहा है, उसको नए तो धोते हैं, नए उसको वॉश करते हैं, और उसी चाकू से अगली पीढ़ी के अम्बिलिकल काटी जा रही है। तो आजकल अब जब भी अम्बिलिकल कॉर्ड काटनी हो तो नई ब्लेड है वो जैसे काम में ले सकते हो, नया चाकू काम में ले सकते हो। इसी तरह मुस्लिम समुदाय में जैसे ये प्रीप्यूस हटाने की रस्म होती है, सन्नत जिसको बोलते हैं, और इसके अंदर भी यदि सेम इंस्ट्रूमेंट, सेम चाकू यदि काम में लिया जा रहा है और बाई चांस HIV पेशेंट है तो उसमें संक्रमण की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती है। इसके अलावा वेट किस है, इसको आप अवॉइड करें। एनल किस है, वेजाइनल किस है, पेनाइल किस है, इसको आप अवॉइड करें। यदि आप कोई नार्कोटिक्स या टॉक्सिक ड्रग्स यूज में लेते हैं तो सीरिंज को आप स्टरलाइज करके काम में लें, और जब भी सेक्सुअल कांटेक्ट हो उसमें फ्रेश लेदर का यूज करें। फ्रेश लेदर जिसको कंडोम भी बोल सकते हैं अपन, एक प्लास्टिक है एक तरह का। इसके अलावा लव मशीन जो होती है, सेक्स मशीन आजकल अवेलेबल होती है, क्योंकि फॉरेन में विकृत सोसाइटी है और इस तरह की प्राकृतिक मशीनें, अप्राकृतिक मशीनें हैं, उनको सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए काम में लेते हैं। इन मशीन्स का जहां तक वो उपयोग नहीं करें। और HIV पॉजिटिव महिला यदि है और उसके बाई चांस बच्चा है तो उस बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करें, मिल्क फीडिंग नहीं करें, क्योंकि उसके मिल्क में भी कोशिकाएं निकलती है, उन कोशिकाओं में भी CD4 प्रोटीन हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं। और इसके अलावा अंडर गारमेंट जो है एक दूसरे का नहीं पहने, क्यों कई बार ये होता है कि घर में 5-6 वाली फीमेल्स हैं और एक दूसरे के अंडर गारमेंट्स पहनती हैं और उनके अंदर महिलाओं जैसे ब्लीडिंग होती है, मेंस्ट्रुएशन होता है, तो इन ब्लड के थ्रू HIV वायरस के संक्रमण की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती है। तो अंडर गारमेंट्स हैं वो एक दूसरे का नहीं पहने। बी अवेयर फ्रॉम वेट किस, टंग किस, ये फैलने के पूरे चांसेस हैं। ओरल स्पेटुला, कई बार आप दांत दिखाने डॉक्टर के पास जाते हो तो उसके पास लोहे की स्पेटुला होती है, चम्मच जैसी। मान लो HIV पेशेंट का उसने कोई माउथ डिटेक्ट किया, दांतों में कोई इन्फेक्शन देखा और बाई चांस उसको धोया नहीं स्पेटुला को, और उसी स्पेटुला से उसने किसी दूसरे व्यक्ति का माउथ देखा, तो वायरस से संक्रमण होने की पूरी संभावना रहती है। ये समलैंगिक व्यक्ति है, होमोसेक्सुअल गाई। ये प्रोफेशनल कॉल गर्ल्स हैं बड़े शहरों में जैसे नॉर्मल। ये समलैंगिक जोड़े हैं। अब तो भारत में भी समलैंगिक शादियों की गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है, धारा 307 है शायद, कौन सी है, तो समलैंगिक जोड़े शादियां पेयर बन भी चुके हैं। ये विदेशों में शादी में इस तरह का गिफ्ट दिया जाता है, समलैंगिक शादियां जब भी होती है, ये लेस्बियन कपल का जैसे गिफ्ट है, मैरिज गिफ्ट। ये कातिल निगाहें, जब भी अपने यहाँ से विदेश भ्रमण पे जाते हैं बच्चे तो है, वहां पर क्या है कि भटकने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और वहां पर इस तरह की कातिल निगाहें है इंडियंस को या कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, उनको घूरती रहती है और आप कब चपेट में आए और फंसे। ये सब आप देख रहे हो, प्रोफेशनल कॉल गर्ल्स हैं सभी। पर्सनालिटी इनकी बहुत बढ़िया है, बॉडी इनकी बहुत अट्रैक्टिव है, और बहकना है वो एक बहुत इजी टास्क है। ये एक आर्मी का ही फोटो है, इंडियन आर्मी का ही। इंडियन आर्मी में बहुत HIV पॉजिटिव सोल्जर्स हैं, क्योंकि घरों से वो दूर रहते हैं 2-3 साल तक, और सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए वो अड्डों के ऊपर जाते हैं, वहां से वो HIV वायरस है वो लेके आते हैं। तो इंडियन आर्मी में बताते हैं कि 7 से 8 हजार फौजी, ज्यादा ही हो सकता है आंकड़ा, HIV पॉजिटिव सोल्जर्स हैं। प्रेगनेंसी धारण नहीं करें यदि फीमेल HIV पॉजिटिव है। अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाएं। टाटू नहीं गुदवाएं। टाटू गुदवाने वाली जो नीडल होती है, इस नीडल के द्वारा भी HIV वायरस फैलता है। तो किसी HIV पेशेंट ने टाटू गुदवाया और उसी नीडल से किसी दूसरे व्यक्ति ने टाटू गुदवा लिया तो वायरस उसके अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ब्लड ग्रुप मैच कर लेते हैं, ठीक है, इसके अलावा उसका वायरस डिटेक्शन भी होना चाहिए। तो बड़ी ब्लड बैंक जो होती है उसमें तो ब्लड सैंपल पे लिखा होता है कि दिस सैंपल इज HIV फ्री। HIV फ्री सैंपल है तो उसी का ट्रांसफ्यूजन होना चाहिए। अदरवाइज ब्लड आपने चढ़ाया और इसमें HIV वायरस है तो आपकी बॉडी में संक्रमण हो जाएगा। ये लव मशीन है, इसको अवॉइड करें।
ये आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। दाढ़ी बनाते समय भी ध्यान रखें, जो गांव में जैसे नाई की दुकानें हैं और एक एक ब्लेड से वो 10-10 दाढ़ियां बनाता है, तो ये बहुत ही रिस्की है। जब भी दाढ़ी बनाए उसको कह दे भैया नई ब्लेड है वो काम में लो, नया रेजर है वो काम में लो। अब इसका लास्ट पार्ट है ऑलवेज डू। ये वो बातें हैं जिनको हमेशा प्रमोट करना चाहिए, इनको मैं एक एक डिस्कस करूंगा। हाँ, HIV के बारे में जो भ्रांतियां हैं इनका खूब प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। सेक्सुअल कांटेक्ट केस में फ्रेश लेदर का यूज किया जाना चाहिए। अपने लाइफ पार्टनर को फ्रेश लेदर के यूज के लिए उसको मोटिवेट करना चाहिए। यदि आपका लाइफ पार्टनर HIV पॉजिटिव है किसी भी कारण से, होमोसेक्सुअलिटी के कारण या ड्रग यूज के कारण, तो उसको भी फ्रेश लेदर यूज के लिए उसको मोटिवेट करें। जब भी आपको कोई इंजेक्शन लगाना हो बीमारी के इसमें, तो नई डीडील काम में लो या फिर स्टरलाइज करके काम में लो। अपने बच्चों को शादी से पहले एजुकेट करो। जब उनकी शादी हो उनसे पहले सेक्सुअल डिजीज के बारे में, STD डिजीज के बारे में प्रॉपर उनका एजुकेशन होना चाहिए। जो बड़ी यूनिवर्सिटीज होती है वहां पर तो अडल्ट एजुकेशन की अलग से क्लासेस भी चलती है इवनिंग के टाइम। और फ्रेश लेदर यूज का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। जितने भी डोनर है, प्रोफेशनल डोनर्स, चाहे वो सीमन डोनर हो, चाहे ब्लड डोनर हो, चाहे कॉल बॉय हो, चाहे कॉल गर्ल्स हो, इनका पीरियोडिक मेडिकल चेकअप है वो बहुत जरूरी है। किसी भी ऑर्गेन का प्रत्यारोपण करवाने जा रहे हो, चाहे बोन मेरो का हो, चाहे लीवर का हो, चाहे किडनी का हो, उससे पहले भी HIV टेस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ग्राफ्टिंग के द्वारा भी ये वायरस है वो ट्रांसमिट होते हैं। और मैरिज से पहले अपने लाइफ पार्टनर का भी HIV टेस्ट जरूर मिलाएं। जन्म पत्री बाद में मिलाएं, HIV टेस्ट उसका पहले जरूर करवाएं। हाँ, इसके अलावा फ्रेश लेदर पे एक केमिकल है ये नैनोक्सिनोल 9। इस केमिकल को यदि यूज करें और बाई चांस फ्रेश लेदर यदि रप्चर हो जाता है, फट जाता है, तो ये केमिकल शुक्राणुओं को डिस्ट्रॉय कर देता है। शुक्राणु डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और ये वायरस से ट्रांसमिट होने से क्या बच जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको प्रमोट करनी चाहिए। हाँ, इंडियन कल्चर है वो सबसे बेस्ट है। वेस्टर्न कल्चर को आप फॉलो नहीं करें, इंडियन कल्चर है उसको आप फॉलो करें। इसके अलावा कॉलेजों में NSS, NCC, स्काउट यूनिट्स, इनके द्वारा रैलियां हैं, कैंप है, कोई स्लोगन प्रतियोगिता है, भाषण प्रतियोगिता है, कोई नुक्कड़ नाटक है, उसके द्वारा भी इसका प्रचार प्रसार किया जा सकता है। न्यूज़पेपर के द्वारा इसका पब्लिकेशंस कर सकते हैं, रेडियो के द्वारा प्रचार कर सकते हैं, टीवी में कोई विज्ञापन देके कर सकते हैं, बड़े बड़े बैनर हैं, होर्डिंग्स हैं, टेम्पलेट्स हैं, कोई क्विज कंपटीशन है, ड्रामा प्ले है, इनके द्वारा एड्स के बारे में आप प्रचार प्रसार कर सकते हो। और इसमें आप हमेशा ध्यान रखें कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव है वो सबसे बढ़िया उपाय है। बी श्योर देयर इज नो क्योर। यदि आपके HIV इन्फेक्शन हो गया उसके बाद में कोई चारा नहीं है, क्योंकि वैक्सीन इसकी बनी नहीं है अभी। देयर इज नो एड फॉर एड्स। एड्स के लिए कोई अनुदान नहीं है। डोंट बी प्रोमिस्कुअस टू योर लाइफ पार्टनर्स। अपने लाइफ पार्टनर के साथ हमेशा वफादारी बरतें, बेवफा नहीं हो। प्रोमिस्कुअस, डोंट बी प्रोमिस्कुअस। बी मोनोगेमस। लाइफ पार्टनर है वो एक ही होना चाहिए। ये नहीं हो कि 2, 3, 4 वाइफ हैं, 3, 4 हस्बैंड्स हैं। पॉलीएंड्री, पॉलीगाइनी, ये प्रोसेस नहीं होना चाहिए। और इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन कल्चर्स, इसको आप फॉलो करें। ये कुछ पिक्चर्स हैं। ऑलवेज यूज डिस्पोजेबल सिरिंज। कीप डिस्टेंस फ्रॉम ड्रग्स। जितनी भी मादक वस्तुएं हैं उनसे आप दूर रहें। और विदेशों में तो अपने यहाँ पर इस तरह के बोर्ड मैंने नहीं देखे। सड़क पे चलते हैं, ठीक है, आगे खतरनाक मोड है, बाएं मुड़िए, सावधानी रखिए, ये तो जरूर आते हैं, लेकिन कहीं भी ऐसा बोर्ड नहीं दिखा कि आप एड्स के प्रति सचेत रहें, सावचेत रहें। तो विदेशों के अंदर इस तरह के बोर्ड हैं वो सड़कों पे आपको हर 1-2 किलोमीटर पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ये भी एक प्रचार का ही तरीका है। लड़की ने अपने तिरंगा झंडा है उस पर एड्स के अवेयरनेस के लिए मैसेज ऐसे डिस्प्ले कर रही है। ये सोनागाछी एरिया है, कंडोम यूज के बारे में जैसे सेक्स वर्कर्स को बता रही है। आजकल फीमेल कंडोम्स भी मार्केट में जैसे लॉन्च हो गए हैं।
ये कलकत्ता का एरिया है, चौरंगी लेन, 36 चौरंगी लेन, जो कोलगल्स का एक बहुत बड़ा का है। वहां पर ये सोशल वर्कर्स हैं, उनको एजुकेट करने जाती है, फ्रेश लेदर डिस्ट्रीब्यूट करने जाती है, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करने जाती है। क्लोज टुगेदर एंड बी फेथफुल, आपका जो भी लाइफ पार्टनर है उसके प्रति आप वफादार रहें, फेथफुल रहें। ये जैसे पॉलीगाइनी, हस्बैंड एक है, वाइफ इसके दो है। अब लास्ट पार्ट इसका ट्रीटमेंट, उपचार कैसे करेंगे। तो ट्रीटमेंट में 5 मेन क्राइटेरिया है इसकी। एक तो कन्वेंशनल थेरेपी, इम्यूनोमॉड्यूलेशन, तीसरे हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, चौथे है कॉम्बिनेशन थेरेपी, और लेटेस्ट में वैक्सीन। तो इनको एक मैं डिस्कस करूंगा थोड़ा थोड़ा। कन्वेंशनल थेरेपी में क्या होगा, यदि व्यक्ति के HIV का इन्फेक्शन हो गया तो अवसरवादी संक्रमण की संभावनाएं बढ़ जाएगी। उस व्यक्ति में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा, वायरस का इन्फेक्शन होगा, फंजाई का इन्फेक्शन होगा, और कोई पैथोजेंस का इन्फेक्शन होगा। अब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया तो उसको एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ेगी, वायरस का इन्फेक्शन हो गया तो उसको एंटीवायरल मेडिसिन लेनी पड़ेगी, फंजाई का इन्फेक्शन हो गया तो उनको एंटी फंगल मेडिसिन है वो लेनी पड़ेगी। और इन मेडिसिन में एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन में जैसे रिफामाइसिन है, पेंटामिडिन है, कॉट्रिमॉक्सिजोल है। एंटीवायरल मेडिसिन में AZT है, सुरामीन है, TDI है, अल्फा इंटरफेरोन है, बीटा इंटरफेरोन है। और एंटीफंगल मेडिसिन में एम्फोटेरिसिन B है और इमिडाजोल है। क्योंकि जब भी HIV इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरिया का संक्रमण आपकी बॉडी में होगा, वायरस का संक्रमण आपकी बॉडी में होगा, फंजाई का संक्रमण आपकी बॉडी में होगा, और इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए या इनकी ब्रीडिंग को रोकने के लिए आपको एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटीफंगल मेडिसिन लेनी पड़ेगी। लेकिन इससे एड्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ठीक है, आप 5 साल में मरोगे, 10 साल बाद में मर जाओगे, आपकी 5 साल लाइफ बढ़ जाएगी क्योंकि आप एंटी मेडिसिन ले रहे हो। इम्यूनोमॉड्यूलेशन में क्या होता है कि एंटी HIV एंटीबॉडीज का यूज किया जाता है। और मान लो आपके शरीर में HIV वायरस पेनिट्रेट कर गया तो ये HIV एंटीबॉडीज है, ये उस वायरस के साथ अटैच हो जाएगी और वायरस से आपकी T लिम्फोसाइट के साथ नहीं जुड़ेगा। वायरस आपकी बॉडी में है लेकिन उसका रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है, उसकी ब्रीडिंग नहीं हो रही है, उसकी डॉटर प्रोजेनी नहीं बन रही है। तो आजकल एंटी HIV एंटीबॉडीज है वो बन चुकी है। बोन मैरो का प्रत्यारोपण, ये इसका तरीका हो सकता है। साइक्लोस्पोरिन मेडिसिन है, ये CD4 प्रोटीन की जो कोशिकाएं होती है, CD4 प्रोटीन की सेल्स, उन सेल्स में मल्टीप्लीकेशन को रोक देती है, उनकी संख्या कम कर देती है ताकि वायरस के जुड़ने के लिए रिसेप्टर्स हैं वो डाउन हो जाते हैं। और गामा इंटरफेरोन है, ये शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र को प्रेरित करता है। तो ये सारी इम्यूनोमॉड्यूलेशन की टेक्निक है। कुछ बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट भी मार्केट में आ गए हैं जिसमें इम्यूनोहेडिसिन ड्रग्स हैं, ये HIV के बंधन को रोकती है T4 कोशिकाओं से। राइबोजाइम एक तरह का न्यूक्लिक एसिड है, RNA है, लेकिन वो एंजाइम्स की तरह काम करता है। और राइबोसोम जो होता है ये HIV वायरस को डैमेज कर देगा, उसके mRNA को डैमेज कर देगा, वायरस के रेप्लिकेशन को रोक देता है और डॉटर वायरस होते हैं वो नहीं बन पाता है। इसके अलावा सॉल्युबल CD4 प्रोटीन्स भी है। यदि सॉल्युबल CD4 प्रोटीन्स का आप इंजेक्शन ले लो तो आपकी बॉडी में जितने भी वायरस हैं वो वायरस इस घुलनशील CD4 प्रोटीन्स के साथ जुड़ जाएंगे और आपके ब्लड में घूमते रहेंगे, T4 कोशिकाओं से अटैच नहीं होंगे। घुलनशील CD4 प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है, उनके साथ ये वायरस अटैच हो जाते हैं और पूरे ब्लड के अंदर ये फिर सर्कुलेट होते रहते हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी की कुछ डिवाइसेज हैं इसके प्रिवेंशन के लिए। और अपने इंडिया में जो मेनली यूज होती है वो कॉम्बिनेशन थेरेपी है। कॉम्बिनेशन थेरेपी में एंटीवायरल मेडिसिन भी है, एंटी फंगल भी है, एंटीबैक्टीरियल भी है, और जनरली 2 या 3 तरह की मेडिसिन को मिक्स करके उस पेशेंट्स को दी जाती है, जिसमें AZT और सोल्युबल CD4 इनका मिक्सचर एक मेडिसिन के रूप में हो सकता है। CD4 प्रोटीन प्लस इम्यूनोग्लोबुलिन G या इम्यूनोग्लोबुलिन M, इसका कॉम्बिनेशन हो सकता है। CD4 प्रोटीन्स प्लस एनी टॉक्सिन्स, T सेल से कोई भी टॉक्सिन सिक्रीट हो रहा है उसका कॉम्बिनेशन मेडिसिन के रूप में काम में ले सकते हो। और इसमें आप देख लो कुछ में तो बाइंडिंग है वो स्टॉप हो जाती है,
उसमें CD4 प्रोटीन की हाफ लाइफ कम हो जाती है और कुछ में सिलेक्ट करके टी सेल्स को ये डिस्ट्रॉय करता है। ये कॉम्बिनेशन थेरेपी है और अपने हॉस्पिटल्स में इसी ट्रीटमेंट को जनरली काम में लेते हैं। और लास्ट में जो वैक्सीन है, अभी इसकी कामगार वैक्सीन अभी कोई नहीं बनी है, लेकिन कुछ यूरोप में फार्मा कंपनियों ने कुछ वैक्सीन बनाई है जिसमें इनएक्टिवेटेड HIV है, HIV वायरस है लेकिन वो निष्क्रिय किया हुआ है। GP160 प्रोटीन्स इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। GP120 ये एमएन क्राउन कंपनी ने जैसे बनाई है। GP120 ये SF2 क्राउन कंपनी ने बनाई है। B24 वैक्सीन है, वेक्टर वैक्सीन है, एंटी इडियोटाइपिक एंटीबॉडीज है। वैक्सीनेशन में क्या होगा, वायरस या वायरस के प्रोडक्ट उसको मनुष्य को पिलाया जाता है और वो अपनी बॉडी में एज एंटीजेंस काम करेंगे। वो एंटीजेंस के रूप में काम करेंगे तो अपने शरीर में एंटीबॉडीज बनेगी। वो एंटीबॉडीज उन एंटीजेंस को न्यूट्रलाइज कर देती है, उदासीन कर देती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि HIV की स्ट्रक्चर हर जनरेशन के बाद में चेंज हो जाती है। आपके शरीर में एंटीबॉडीज बन भी गई तो पर्टिकुलर वायरस के लिए तो इफेक्टिव होगी, लेकिन नए प्रकार के वायरस के लिए वो प्रभावी नहीं होती है। ये इसमें सबसे बड़ी समस्या है। तो साइंटिस्ट इस दिशा में प्रयासरत है कि कोई कॉकटेल वैक्सीन बना ली जाए और वो सभी तरह के वायरस के लिए कामगार सिद्ध हो। जिस तरह सांपों के जहर के लिए आजकल कॉकटेल इंजेक्शन अवेलेबल है। आपको यदि वाइपर ने काटा है तो भी वो वैक्सीन प्रभावी होगा, कोबरा ने काटा है तो भी प्रभावी होगा, करैत ने काटा है तो भी प्रभावी होगा। तो वैज्ञानिक कॉकटेल वैक्सीन के दिशा में प्रयासरत है। अब पोस्ट मैनेजमेंट, इसमें 3-4 स्लाइडें हो रहे हैं। घर में HIV पेशेंट कोई है तो उसके साथ आपका व्यवहार कैसा रहेगा, क्योंकि आप उसको निकाल नहीं सकते, धुतकार नहीं सकते, फटकार नहीं सकते है। उसके साथ लाड प्यार है बहुत जरूरी है, सिंपैथी बहुत जरूरी है, अफेक्शन बहुत जरूरी है। अदरवाइज तो वो बच्चा आइसोलेट महसूस करेगा, नेग्लेक्ट महसूस करेगा, सुसाइड भी कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं HIV पॉजिटिव हूं और मेरे मदर फादर, मेरे रियल सिस्टर ब्रदर है, वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो ये एक पोस्ट मैनेजमेंट का तरीका है। और पोस्ट मैनेजमेंट में विदेशों में तो जैसे अलग से मंदिर भी बने हैं एड्स पेशेंट के लिए, जो ज्यादातर बुद्धिस्ट हैं या क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं। तो इन बुद्धिस्ट में ये HIV पेशेंट जाते हैं, महात्मा बुद्ध की वो पूजा करते हैं, हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं। और मेडिटेशन करते हैं तो उसमें आपकी बॉडी की पीनियल ग्लैंड सबसे ज्यादा स्टिमुलेट होती है और पीनियल ग्लैंड से मेलेटोनिन हार्मोन्स जैसे बनता है। ये मेलेटोनिन हार्मोन एक बेस्ट मेडिसिन है। आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग करती है, कैंसर्स को भी रोकती है, आपके शरीर के प्रतिरक्षी पावर जो है इम्यून पावर उसको भी बढ़ाती है। इसलिए मेडिटेशन है ये जरूर करना चाहिए, ध्यान लगाने की जो प्रक्रिया है। ये जैसे थाईलैंड में एड्स टेम्पल दिखाया है, इसमें महात्मा बुद्ध की मूर्ति है। ये भी महात्मा बुद्ध की मूर्ति है। HIV पेशेंट है, ये भीख मांगने का तरीका है जैसे। ये एक पोस्टर है और इस पोस्टर में ये लड़की है, इसमें स्लोगन ये लिखा है कि शी हैज हर फादर्स आई एंड हर मदर्स हेड्स। इस बच्चे में इसके पिता की जैसी आंखें हैं लेकिन हेड्स इसकी मदर के जैसे हैं। तो ऐसे बच्चों के प्रति सिंपैथेटिक होना चाहिए। ये एक भाषण का अंश है। बिल क्लिंटन जब आए थे आज के 10 साल पहले इंडिया में, तो आगरा में उन्होंने भाषण दिया था। उस भाषण की एक उस लाइनिंग है, वी कैन पुट पीपुल ऑन द मून, मानव चंद्रमा पे चला जाएगा। वी कैन इरेडिकेट स्मॉल पॉक्स, हम चेचक को भी इरेडिकेट कर देंगे। वी कुड स्टॉप पोलियो, पोलियो की हम रोक देंगे। वी कैन मेक ए स्टार्ट टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल एड्स। वी आर श्योर that with the united efforts of all government and people, the AIDS will soon be completely eliminated from the face of the earth. ये उनके एक भाषण का एक अंश है जिसमें इसका जिक्र किया गया है। ये एक अपने DD1 पे सीरियल भी आता है, हाथ से हाथ मिला, शायद हर फ्राइडे को या हर सैटरडे को आता है। और उसमें एड्स पेशेंट जो होते हैं वो होते हैं और हर शो में कोई न कोई सेलिब्रिटी आती है। सेलिब्रिटी उनके साथ डिस्कस करती है, शेयर करती है, उनको मोटिवेट करती है, उसका आत्मबल है वो बताती है। तो ओवरऑल इस HIV के बारे में लास्ट में ओपन सेशन है, कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहें। क्योंकि ये लेक्चर मैंने साइंटिफिक रूप से तैयार नहीं किया, एक जनरल लेमैन के हिसाब से तैयार किया है ताकि सबको जानकारी मिले।
साइंटिफिक मिले तो इसकी लाइफ साइकिल को डिटेल में ले सकते हैं, इसके पूरे जीनोम को डिटेल में ले सकते हैं, प्रत्येक कैप्सोमियर कैसे बनता है, कैसे असेंबली होती है, वो फिर पूरा डिटेल एस्पेक्ट है। और कॉलेजों से कोई क्वेश्चन पूछना चाहें? बाद में ऊपर से इसमें ये नहीं तो बीम आ गया। हेलो हेलो। हेलो। हाँ सर, बूंदी की कॉलेज से एक क्वेश्चन है सर। बूंदी कॉलेज से? बोलू सर? हाँ सर। हाँ, क्वेश्चन पूछिए। अगर कोई इंसान है, उसके 5 हाँ। बीवियां हैं, तो उनको हाँ। हो सकता है क्या? और सबका ब्लड ग्रुप सेम है, सबका ब्लड ग्रुप, यानी कि इंसान का भी, उसकी जितनी पत्नियां ना, उनका ही ब्लड ग्रुप सेम है, सभी का। HIV का ब्लड ग्रुप से कोई रिलेशंस नहीं है, चाहे उसकी 5 पत्नियां और ब्लड ग्रुप अच्छा। की हो, चाहे ब्लड ग्रुप की हो। यदि किसी एक पत्नी के HIV इन्फेक्शन है तो धीरे धीरे उसके सभी बीवियों में ये रोग फैल जाएगा। ब्लड ग्रुप अलग चीज है और इंसान HIV अलग चीज है। आवाज साफ नहीं आ रही है। और इंसान का भी सेम हो तो, जैसे कि वो है नर है, उसका भी अगर सेम है तो तब भी। धीरे बोलो, आवाज सुन नहीं रही है। अगर इंसान मतलब जो मेल है उसका भी यही सेम है, और जो फीमेल है उनका भी सेम है, हाँ, तब भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? नहीं पड़ेगा। हाँ, बस ठीक है सर। ब्लड ग्रुप का HIV से कोई रिलेशंस नहीं है। क्लिक करो। हाँ, ओके सर, थैंक बाड़मेर यू। कॉलेज से, बाड़मेर कॉलेज से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? हेलो, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। और कोई कॉलेजों से? हेलो हेलो। हेलो, बाड़मेर कॉलेज सर। हाँ, बाड़मेर कॉलेज से पूछिए। सर, अगर किसी के हाथ में कट लग गया है, हाँ। HIV पॉजिटिव, हाँ। तो वो सर अगर मटकी से पानी ले रहा है, हाँ। तो सर अगर मटकी से वो पानी ले रहा है और उसका ब्लड अगर उस मटकी के पानी के अंदर चला गया है, हाँ। तो सर उसके अंदर जो HIV वायरस होगा, वो उस मटकी के अंदर मतलब कितने लाइफ टाइम तक एग्जिस्ट करेगा। और अगर उस मटकी का पानी अगर कोई दूसरा इंसान पी रहा है उसी घर से, तो सर वो उसके अंदर मतलब HIV के लक्षण होंगे या नहीं होंगे, उसके अंदर प्रकट होंगे या नहीं होंगे? इसमें क्या है, इस वायरस के ऊपर प्लाज्मा झिल्ली का आवरण है, और मान लो किसी HIV पेशेंट के हाथ कटा हुआ है और उसने कटे हाथ से उस मटके में से पानी ले लिया और उसका खून या उसके वायरस मान लो उस पानी में आ गए, तो उसमें हाथों हाथ एंडोस्मोसिस होगा, अंतःप्राशन होगा। पानी इस वायरस में प्लाज्मा झिल्ली के थ्रू एंटर करेगा, प्लाज्मा झिल्ली रप्चर हो जाएगी, और प्लाज्मा झिल्ली जब रप्चर हो गई, इसकी इन्फेक्शन की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये फिर भी चूंकि इन्फेक्टेड पानी है, इसको पीना नहीं चाहिए, एड्स नहीं फैलेगा। और कोई कॉलेज से क्वेश्चन पूछना चाहे?
हाँ, आप में से कोई बच्चे बैठे हैं बीएससी एमएससी का? अटेंडेंस किसी ने दी हो तो अटेंडेंस नहीं है। ओपन